जम्मू विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी, आज के मुख्य वक्ता आदरणीय अजय सिंह जी, समारोह में उपस्थित जम्मू के नगर प्रमुख श्री राजेंद्र शर्मा जी, ऑनरेबल जस्टिस वसीम नागराल जी, श्री आलोक कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, क्लस्टर विश्वविद्यालय के कुलपति सम्माननीय प्रोफेसर बेचन लाल जी, अरविंद जी जो हिंदुस्तान समाचार के अध्यक्ष हैं, डिप्टी मेयर बलदेव बिलवारिया जी, पद्मश्री के.डी. मैनी जी, पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी, अवकाश प्राप्त मुख्य सचिव बी.आर. शर्मा जी, सभागार में उपस्थित श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित प्राध्यापक, विद्यार्थी बहनों भाइयों, देवियों, सज्जनों और मित्रों, अभी अजय सिंह जी का बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन आप सबने सुना है। 2047 में जब भारत आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब 160 करोड़ आबादी की औसत आय हमारे देश की 38 वर्ष की होगी, यानी दुनिया की सबसे यंग वर्कफोर्स, सबसे फिट वर्कफोर्स और सबसे स्किल्ड वर्कफोर्स भारत में होगी। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। मैं अनुमान करता हूं कि 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में हम $26 ट्रिलियन की इकॉनमी होंगे। यंग वर्कफोर्स और इकॉनमी अपनी प्रोडक्टिविटी के शिखर तक पहुंचे, इसलिए उसका मार्गदर्शन करते हुए भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण का विजन प्रस्तुत किया था। ये सच है, कई लोग मानते हैं कि 2014 के बाद इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बदली, बल्कि निजी तौर पर मैं मानता हूं कि देश की कार्य संस्कृति भी बहुत हद तक बदल गई और इसका श्रेय निश्चित रूप से भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। जिस 5 प्रण की बात मेरे पूर्व की गई, कई बार चर्चा हुई है। विकसित भारत का लक्ष्य, ये पहला प्रण। दूसरा, गुलामी के हरंस से मुक्ति। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा, एकता और एकजुटता। और 5वां, नागरिकों में कर्तव्य की भावना। प्रधानमंत्री जी ने इन संकल्पों पर सामूहिक शक्ति एवं सामर्थ्य को केंद्रित करके पूर्वजों के सपने को पूरा करने का आह्वान किया था। अमृत यात्रा में यह 5 प्रण ऐसे हैं जैसे प्राण ऊर्जा के 5 भिन्न भिन्न रूप होते हैं। प्राण ऊर्जा के 5 भिन्न भिन्न रूप: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। जिस प्रकार 5 प्राण ऊर्जा व्यक्ति को संगठित रखती है, उसके शरीर को गति और शक्ति देती है, उसे अस्तित्व के साथ एक ऑर्गेनिक यूनिट में बांध कर रखती है, मैं मानता हूं कि उसी प्रकार 5 प्रण 140 करोड़ भारतवासियों की सामूहिक ऊर्जा से, उनके पुरुषार्थ से निर्धारित लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री अजय सिंह जी ने पहले प्रण यानी विकसित भारत के लक्ष्य की चर्चा की। उन्होंने विकसित भारत एवं सामान्य जन के आशाओं आकांक्षाओं पर बहुत ही सारगर्भित एवं मैं कहूँ कि बहुत रोचक विचारों द्वारा
अनेक आयामों से हमें परिचित कराया है। मैं विकसित भारत की यात्रा में जम्मू कश्मीर की ऊर्जा पर कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं पंच प्रण यानी 5 संकल्प के संबंध में संक्षेप में कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि प्रण या संकल्प सृष्टि का सबसे पहला शब्द है, और अगर उपनिषद में आप जाएंगे, छांदोग्य उपनिषद में, तो उसमें इस बात का जिक्र मिलेगा, जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तब पहला संकल्प क्या था? एकोहम बहुश्याम, एक से अनेक होने का संकल्प। और उस संकल्प में प्रार्थना भी है और आस्था के साथ पूरा समाज मिलकर समृद्धि का प्रयास करे, ये बात भी कही गई है। और आप ध्यान करिए, महाभारत काल का कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन संशय में थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यही सवाल किया था, मैं अपने जीवन में लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बिना भय के संकल्पबद्ध होकर वर्तमान के लक्ष्य को प्राप्त करो और निडर होकर आगे बढ़ो। और इसलिए मैं मानता हूँ कि संकल्प जीवन यात्रा की असली कुंजी है। कबीरदास ने भी कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचू मूल को फूले फले अघाए। अगर मन में संकल्प साध लिया तो बाकी यात्रा अपने आप बहुत आसान हो जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 5 संकल्प के साथ सफलता को मापने का, मैं मानता हूं कि एक नया पैमाना भी दिया है, और ये नया पैमाना है विकास एवं विरासत का संतुलन। आज इस कार्यक्रम में बहुत से विद्यार्थी भी उपस्थित हैं, और इसलिए मैं खास तौर से उनसे कहना चाहूँगा कि अगर हमें विकास के शिखर को छूना है तो विरासत की जड़ों को और गहरा करना होगा। यह विरासत मूर्त और अमूर्त, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों है। आप में से अनेक लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जिस पेड़ की जड़ गहरी होती है, पेड़ उतना ही वृद्धि करता है, ग्रो करता है, क्योंकि प्राण शक्ति पेड़ में नहीं बल्कि उसकी जड़ों में होती है। एक घटना, एक कहानी मुझे याद है। एक बड़े पुराने संत थे जो इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे। वहाँ एक दिन टहलते हुए एक पार्क में गए। उनके साथ एक स्थानीय नागरिक थे, उनके मित्र हो गए थे। उन सज्जन ने 10 फुट के तपांग प्रजाति के पेड़ दिखाते हुए उनसे कहा कि इन पेड़ों की उम्र लगभग 30-40 साल की है। संत बड़े हैरान हुए, क्योंकि तपांग पेड़, जिसे कई स्थानों पर तुआलांग भी कहते हैं, वो काफ़ी लंबे होते हैं और सामान्य तौर पर 35-40 फीट की ऊंचाई पर वो छाते की आकृति जैसी शाखा बनाते हुए दिखाई पड़ता है। संत ने कहा कि भाई, यह पेड़ तो बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन इस पार्क में इतने छोटे कैसे रह गए? तब उनके जो मित्र थे उन्होंने कहा कि माली इस पेड़ की जड़ों को काटते रहता है, वह जड़ों को नीचे गहरे में जाने का अवसर ही नहीं देता, जिससे जड़ें छोटी रह जाती हैं और पेड़ बढ़ नहीं पाता है। पेड़ को ऊपर उठाने की पहली शर्त है कि जड़ों को नीचे गहराई में जाना होगा। एक वृक्ष के पेड़ के बढ़ने के लिए जिस तरह प्राण शक्ति जड़ों में है, उसी प्रकार समाज एवं राष्ट्र की प्राण शक्ति नागरिकों में होती है, व्यक्तियों में होती है। और अगर हम एक व्यक्ति की शक्ति को ढूंढें तो वह उसके विचार एवं कर्म में ही केंद्रित होती है। इसलिए नई पीढ़ी को, खास तौर से हमारे विद्यार्थियों को, विचार की जड़ों को और मजबूत और गहरा करना होगा, ताकि कर्म रूपी वृक्ष अपने शिखर पर होने की संभावना को प्राप्त कर सके। विकास और विरासत के इस गहरे संबंध द्वारा ही हम समाज एवं राष्ट्र को समृद्ध बना सकते हैं। इन्हीं संबंधों के आधार पर
अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में एक नई यात्रा शुरू हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। नई यात्रा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पहली बार भेदभाव से मुक्त होकर जम्मू कश्मीर ने अपने सामर्थ्य को पहचाना था। समाज में विकास की आकांक्षाएं पनपी थीं और नए संकल्प के साथ 1.25 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों ने नई दहलीज पर कदम रखा था। ऋग्वेद में एक बात कही जाती है, यो देवाना नाम मथा एक एव। रूपांतरण तभी संभव है जब ऊर्जा समूह रूप में चले। 5 अगस्त 2019 के पश्चात जम्मू के नागरिकों की सामूहिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रारंभ हुआ। समाज में गति और चेतना नए प्रकार से आई। पंथ परंपरा से अलग हटकर पूरे समाज में एकता की भावना विकसित होने लगी और लोग लक्ष्य पाने में जुटने लगे। राजनीति शास्त्र में सबसे बड़ा मूल्य है नैतिक एवं विकास उन्मुख समाज। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी लोगों की आकांक्षाएं साकार हुई हैं, वहां समावेशी एवं सर्वस्पर्शी विकास आधार बना है। अजय सिंह जी ने भी अपनी बात में जिक्र किया, 7 दशक तक जम्मू कश्मीर ने अपने रिश्ते छालों को नजदीक से देखा था और नई व्यवस्था के अभ्युदय के लिए बिना भेदभाव, ऐसे कानून जो भेदभाव पैदा करते थे, पुरानी कुरीतियों को दूर जिन कानूनों से किया जा सकता, मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए शरणार्थी, वाल्मीकि, सफाई कर्मचारी, गोरखा समुदाय, बहनें, इन सब में आशा की, आकांक्षा की और उनके सपनों की एक नई किरण दिखाई पड़ी और एक नई व्यवस्था स्थापित होने लगी। आदिवासी समाज के वे तमाम बंधु, देश भर में उन्हें पता नहीं कब अधिकार मिल गया था। राज्य के अन्य नागरिकों की तरह इन्हें भी समान अधिकार मिला। कृत संपदयते चरण, पूरा समाज पहली बार एक होकर चल पड़ा और मैं समझता हूं कि अगस्त 2019 के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं सबका साथ सबका विकास की भावना से जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि तथा जन सामान्य की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न प्रारंभ हुआ है। इस विकास यात्रा के 4 महत्वपूर्ण पहलू मैं मानता हूं। विकास और विरासत का संतुलन, प्राण ऊर्जा का संगठन यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत का सशक्तिकरण, नैतिक एवं विकासोन्मुख समाज और चौथा सामाजिक रूपांतरण द्वारा सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट। ये 4 पहलू ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अतीत से बाहर निकाला है और उसका पुनर्निर्माण सुनिश्चित करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। एक अमेरिकन टीचर थे लियोनार्ड स्वीट, वो कहते थे कि भविष्य वह नहीं है जिसमें हम प्रवेश करते हैं, बल्कि भविष्य वह है जिसे हम स्वयं निर्मित करते हैं। रिफॉर्म्स के द्वारा समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वो अपने भविष्य का निर्माण खुद कर सकें। इस यात्रा में मुख्यतः 3 विषयों पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 3 तरह की कनेक्टिविटी स्थापित करने का प्रयास हो रहा है, फिजिकल कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी और डिजिटल कनेक्टिविटी। ऐसे ठोस आर्थिक नींव की स्थापना करने की कोशिश की गई है जिससे सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं, बुनियादी ढांचे जैसे सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा, बिजली, पानी तक सबकी पहुंच समान रूप से सुनिश्चित की जा सके। एक समय था, और बहुत पुरानी बात नहीं है, एक साल में 20 लाख ही ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड किए जाते थे और ये 2.5 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और आज मित्रों जानते हैं 19 लाख ई ट्रांजैक्शन प्रतिदिन जम्मू कश्मीर में हो रहा है। शायद कर्नाटक जैसे बड़े राज्य जिसको हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं,
इस मामले में हम उनको भी पीछे छोड़ चुके हैं। बगल का जिला है सांबा। गांव में रहने वाला किसान, या मैं कहूँ एक दिन मैं वहाँ गया था तो मजदूर भी अभी ट्रांजैक्शन करने लगा है। 3 वर्ष से कम समय में, मुझे याद है वो तारीख, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, 28 अक्टूबर 2020, वो अक्टूबर का अंतिम शुक्रवार, श्रीनगर में मैं था। मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइलों का बोझ लद करके श्रीनगर से रवाना हो रहा। उस समय के मुख्य सचिव BR सुब्रमण्यम से मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा साहब ये दरबार मूव हो रहा है। हम कहे ट्रक पर क्या लदा है, तो उन्होंने बताया कि ये फाइलें जा रही। और जब मई में हम लोग जम्मू से श्रीनगर गए तो एक भी ट्रक वापस नहीं गई थी। सेक्रेटेरिएट पूरी तरह से ई-ऑफिस में तब्दील हो गया था। अब तो पूरा जम्मू कश्मीर ई-ऑफिस में तब्दील हो गया। एक अच्छी डिजिटल सोसाइटी के रूप में हम उभर कर डिजिटल इंडिया के संकल्प के साथ जुड़े हैं और ई-गवर्नेंस की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर यूटी की श्रेणी में नंबर 1 और राज्यों को जोड़ लें तो वी आर नंबर 3। 445 से अधिक सेवाएं आज ऑनलाइन मोड में प्रदान करके प्रधानमंत्री जी के जनता के दरवाजे पर सरकार पहुंचाने के संकल्प की सिद्धि करने की कोशिश हम सब कर रहे हैं। रैपिड असेसमेंट सिस्टम, माने जिससे जनता भी मूल्यांकन कर सके कि जो सेवाएं हम दे रहे हैं वो जनता पसंद कर रही है कि नहीं कर रही। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी जो अप्रूवल रेटिंग है वो 90% के ऊपर है, 92%। आज आम आदमी उन सेवाओं से प्रसन्न है। कुछ लोगों को तकलीफ है, वो रहेगी और मैं चाहता हूं कि वो बनी रहे। मैं मानता हूं कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी का वो आधार है जिसके माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले वर्गों को राष्ट्रीय उद्देश्यों में शामिल होने के लिए ताकतवर बनाया जा सकता है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि ऑनलाइन सर्विसेज में भी गैप हैं। अब आपको जम्मू शहर में अगर अपना घर बनाना है, मेयर साहब बैठे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन ली जाएगी, लेकिन बिल्डिंग परमिशन पूरी तरह मिलने में कहीं न कहीं गैप्स हैं। 8 जगह से NOC लेनी है, उसमें जूते घिस जाते हैं और ये तकलीफ मैं लोगों की समझता हूँ। और इसलिए हम सबने फैसला किया है कि इसके एक कदम आगे जाना है और ऑटोमेटिक अपील का सिस्टम, जो 40 सेवाएं जिनसे जम्मू कश्मीर के 95% लोग जुड़े हुए हैं, उनको उस ऑटो अपील मोड में हमें ले जाना है। मुझे खुशी है आज 8 सेवाएं हम कर चुके हैं। ये ऑटो अपील मोड क्या है? अगर आपको मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, SDM साहब को देना है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में 15 दिन के अंदर, 15 दिन में उन्होंने नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एप्लीकेशन है, दरखास्त है, वो ऊंचे अधिकारी के पास पहुंच जाएगी और SDM साहब पर आर्थिक दंड भी लग सकता है और कार्रवाई भी हो सकती है। और ऐसी 40 सेवाओं को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस महीने के अंत तक हम जरूर ऑटो अपील मोड में कर लेंगे। मैं मानता हूं 2014 के पहले देश में लगभग 55 से 60 करोड़ आबादी ऐसी थी जिसके बारे में बार बार कहा जाता था कि ये हाशिए पर है, उनके दरवाजे पर योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता था। ये सच है। राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो कहा भी उन्होंने कि 1 रुपया भेजते हैं यहाँ से तो गांव जाते जाते वो 15-16 पैसे पहुंचता है। आज मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था जो जैम की ट्रिनिटी बनी है इस देश में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है, कि समग्र विकास के नए सपने देखने का काम देश का गरीब से गरीब आदमी भी करने लगा है। और जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, प्रमुख रूप से 54, DBT ने एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। 100% लाभार्थी तक पैसा पहुंचने लगा है। ये जो व्यवस्था स्थापित हुई देश में,
जम्मू कश्मीर में भी इस व्यवस्था के अंतर्गत मैं कहूं कि संतृप्त करने का काम लगभग हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी की बात करूं, पारदर्शिता की, तो आज जम्मू कश्मीर में जो व्यवस्था है, मैं दंभ में नहीं विनम्रता से बात कहना चाहता हूं कि देश के किसी भी राज्य में जो ट्रांसपेरेंसी के हाईएस्ट मानदंड हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर किसी से पीछे नहीं है। ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। अगले 25 साल की यात्रा में आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा के रूप में जम्मू कश्मीर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे, ये सब हम कोशिश करेंगे। इसमें खास तौर से विद्यार्थी बहनों भाइयों का विशेष रूप से, क्योंकि आने वाला जम्मू कश्मीर, आपके सपनों का जम्मू कश्मीर कैसा होगा, ये निर्णय और ये फैसला आपको करना है। अनेक कार्यक्रम बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड द्वारा हमने कोशिश की लोगों तक पहुंचा जाए, सामान्य लोगों तक जन भागीदारी अधिक से अधिक कार्यक्रमों में बढ़ाई जाए। और मुझे खुशी है इस बार जो बैक टू विलेज 4 हमने 4 किया, तो कई कार्यक्रम उसमें शामिल रहते हैं। उसमें 2 प्रमुख कार्यक्रम थे। एक कार्यक्रम था, हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी की सीमाएं, सरकारी पदों की जो रिक्ति है उसे भरने की कोशिश हो रही है, जल्दी से जल्दी भरा जाए, पारदर्शी तरीके से भरा जाए। लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, ये सच्चाई है। और इसलिए अधिक से अधिक लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। 4290 पंचायतें, 2 महत्वपूर्ण काम हमने लिए थे। एक, हर पंचायत से 15 नौजवानों को चिन्हित करेंगे, बच्चों को, बच्चियों को, जो खुद अपना कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आर्थिक सहायता जरूर दिलवाएंगे। और मुझे खुशी है कि बैक टू विलेज कार्यक्रम समाप्त होने के 30 दिन के अंदर इसी जम्मू शहर के कन्वेंशन सेंटर में 75,000 बच्चों और बच्चियों को एक दिन में 939 करोड़ रुपए बैंकों के द्वारा आर्थिक सहायता दिलाने में हमें सफलता मिली। आज जो परियोजनाएं, प्रोजेक्ट चल रही हैं, उसकी निगरानी आम आदमी करे, इसकी भी व्यवस्था की गई। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने फ़ोन पर देख सकता है उसके गांव में कौन सा काम स्वीकृत हुआ है, उसकी लागत कितनी है और उस पर खर्च कितना हो रहा है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में उत्तरदायित्व की भावना पैदा हुई है। अब जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं उसमें जनता की भागीदारी भी है, उनकी राय भी। डिस्ट्रिक्ट अपेक्स का पूरा बजट चुने हुए जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, बीडीसी के मेंबर, चेयरमैन, डीडीसी के मेंबर और चेयरमैन, इनकी एक प्रमुख भूमिका है। और अब इस बार बैक टू विलेज में जो हमने विजिटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है, पूरे वर्ष तक उस पंचायत की देख रेख उसे करनी है। प्राथमिकता के आधार पर किन कामों की जरूरत पहले है, मैं समझता हूं कि ये हम फैसला कर पाते हैं। और लोगों की राय के मुताबिक 20,000 प्रोजेक्ट पिछले वर्ष पूरे हुए। मुझे याद है जब मैं आया था, उमेश जी कुछ बता रहे, उस साल 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे मेरे आने के बाद। जब व्यवस्था नई लागू किया 6 महीना ही बीता था, क्योंकि अगस्त में आया ही था, अक्टूबर में व्यवस्था लागू हुई। तो लोगों ने कहा कि साहब अब यहाँ काम नहीं हो सकता है, ये ई टेंडरिंग क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है। मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी है कि केवल 6 महीने में प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ गई। 29,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए और गत वर्ष 50,700 प्रोजेक्ट पूरे हुए। इस साल का कॉम्पेडियम अभी बना नहीं है, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि इस साल जो कॉम्पेडियम बनेगा 70,000 से ज़्यादा काम इस साल प्रोजेक्ट पूरे हुए होंगे। इस व्यवस्था का लाभ ये है। अब उनको दिक्कत हो रही है जो बिना टेंडर के काम करने के आदी थे, बिना अप्रूवल के काम करने के आदी थे, लेकिन मुझे लगता है कि सामान्य आदमी को निश्चित रूप से इससे लाभ हुआ है। मुझे इस बात की, आप सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की लगभग
13 लाख परिवार ऐसे हैं, लगभग 70% आबादी ऐसी है जो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ पर अपना जीवन यापन करती है। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और देश के अनेक कृषि विशेषज्ञों को निवेदन करके यहाँ रखा गया और जो प्लान उन्होंने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बनाया, हमने ट्रेनिंग का काम शुरू किया अपने एग्रीकल्चर और अलाइड डिपार्टमेंट के अफसरों का। 3 महीने में वो काम खत्म हो गया। 24 या 25 अप्रैल से अब किसानों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम हर पंचायत में 3 दिन ये हम शुरू करने जा रहे हैं और अगस्त में वो काम हम खत्म करेंगे। 29 प्रोजेक्ट हमें इम्प्लीमेंट करना है। 5013 करोड़ रुपए आने वाले 5 साल में जो बजट था, इसके अलावा इस होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम खर्च करने वाले हैं। कृषि आमदनी में देश के 5 राज्यों में हम आ गए और मैं आश्वस्त हूं कि इन परियोजनाओं के पूरे हो जाने के बाद, इस 29 इंटरवेंशंस के बाद, देश के टॉप 2 फार्मर इनकम स्टेट में जम्मू कश्मीर जरूर होगा। इस दिशा में हम काम करेंगे। लैंड रिकॉर्ड का आप जानते ही हैं, यहाँ के पटवारी साहब कलेक्टर साहब से ज़्यादा ताकतवर थे। एक विशेष भाषा में पास लैंड रिकॉर्ड दर्ज थे, वो 150-200 लोग ही जानते थे, उस भाषा को लोग जानते नहीं। अब लैंड डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। जो रिग्रेसिव कानून थे उन्हें बदल दिया गया है। अभी और भी कुछ है, उन्हें भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी बदल देंगे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 3 भाषाओं में लैंड पासबुक लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है। सरकारी जमीन और शामिलात जमीन पर अनेक लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था। 6 लाख कैनाल जमीन खाली कराई गई। कुछ लोग बचे हैं, वो सोच रहे हैं कि शायद ये अभियान बंद हो गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो गरीब आदमी, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, जिसके पास खाने के लिए साधन नहीं, उसकी पॉलिसी हम बना रहे हैं। ये काम माननीय न्यायालय के आदेश से हुआ है। न्यायालय के पास हम जाएंगे अर्जी लगाने कि 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनको अगर हमने उजाड़ा तो उनकी आजीविका उजड़ जाए, और न्यायालय से अनुमति लेके उन रसूखदार लोगों में से कोई भी बचने वाला नहीं है, ये हम आपको भरोसा देना चाहते हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या में काफ़ी वृद्धि हम लोगों ने की है। 6 लाख बहनें आज जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रही हैं। इन सभी नीतियों के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में के कारण मैं समझता हूं कि एक एस्पिरेशनल सोसाइटी का जन्म हुआ है और मेटाफिजिक्स का एक सिद्धांत है, कॉज और इफेक्ट। इससे जुड़ते हुए मैं मानता हूं कि अगर ईमानदार नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो तो उसका परिणाम जल्द दिखाई पड़ता है। अनेक लोग हैरान हैं। कोरोना के दौरान जब अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया की चरमरा रही थी, भारत के बाकी राज्यों में भी काफ़ी दिक्कतें थी। उस समय देश के बहुत कम राज्य थे जिनकी इकॉनमी ग्रो कर रही थी, और मुझे बताते हुए खुशी है कि जम्मू कश्मीर उन 4 राज्यों में से एक यूटी था जो ग्रो कर रहा था कोरोना के दौरान। पिछले वित्तीय वर्ष में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 14.64% रही है और टैक्स रेवेन्यू में 31% की वृद्धि हम कर सके। मैं जानता हूं कि ये कम है, मेयर साहब मुझसे सहमत होंगे। लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है कि अगर अच्छी सेवा चाहिए तो उसके लिए थोड़ा भुगतान तो करना चाहिए, और वे लोग न करें जो समर्थ हैं, वो आदमी न करे जो गरीब है, समझ में आता है, लेकिन वो लोग न करें जो समर्थ है। मैं समझता हूं कि ऐसे समाज और जम्मू कश्मीर आगे नहीं बढ़ सकता है। उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात मैं करूं तो आज से 1.5-2 साल पहले नई इंडस्ट्रियल स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आई। देश के गृह मंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर उसको बनाने में बड़ी मदद की। आप सबको मालूम है कि 70,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास हैं।
5,372 प्रपोजल्स हैं, कई जमीन पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, आने वाले दिनों में गति और बढ़ने वाली है। और पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में दोनों जगहों पर, श्रीनगर में यूएई का एक ग्रुप है ईमार, वो 10 लाख स्क्वायर फुट का मॉल बना रहा है। आईटी टावर श्रीनगर में भी बना रहा है और आईटी टावर जम्मू में भी बना रहा है। और मैं जम्मू में ये बात कहना चाहता हूँ, देश नहीं, दुनिया की जो बड़ी टेक कंपनी है, निश्चित रूप से जम्मू और श्रीनगर दोनों आईटी टावर में उनके दफ्तर खुलेंगे और जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को वहाँ काम करने का अवसर मिलेगा। 500 से ज़्यादा स्टार्टअप पिछले 2.5 वर्षों में शुरू हुए। हर एक दिन छोड़ दीजिए तो जम्मू कश्मीर का नौजवान एक स्टार्टअप लेकर यहाँ आ जा रहा है। पहले जम्मू कश्मीर दूसरे कारणों से जाना जाता था। लोग कहते थे कि आतंकवादियों का हॉट स्पॉट है। आजकल टूरिज्म का हॉट स्पॉट हो गया है, देश और दुनिया में इसकी चर्चा हो गई है। बताया उमेश जी ने कि 1,88,00,000 टूरिस्ट आए। आंध्र प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर देश का दूसरा राज्य या यूटी होगा जहां विमेन इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का काम हम कर रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में हम टॉप परफॉर्मर बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जिक्र हो गया, मैं नहीं दोहराऊंगा। ई श्रम में बेस्ट यूटी अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला है। अमृत सरोवर के निर्माण में भी देश में दूसरे स्थान पर हैं, बहुत छोटे राज्य यूटी होते हुए। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये महत्वपूर्ण है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हम दूसरे स्थान पर हैं, गुजरात 1 नंबर पर है। और वो दृश्य आप में से अनेक लोगों ने देखा है, मैंने खुद महसूस किया है। जम्मू से कम जोश कश्मीर डिवीज़न में नहीं था, ये इसकी विशेषता है। वो स्थान, चाहे वो पुलवामा हो, त्राल हो, शोपियां हो, जो दूसरे कारणों से जाना जाता था। 10,000 से ज़्यादा नौजवान हाथों में तिरंगा लेकर पुलवामा की सड़कों पर भारत माता की जय का नारा लगा रहा था। ये जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ। ईज ऑफ लिविंग जम्मू कश्मीर टॉप परफॉर्मर की लिस्ट में है। सिटीजन कैटेगरी में हम पूरे देश में 5वें नंबर पर हैं। स्वामित्व स्कीम में हम देश के पहले यूटी और राज्य हैं जिसने प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है। और श्रीनगर में तो सैचुरेशन हो गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अचीवमेंट में हम फ्रंट रनर कैटेगरी में हैं। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक, एस्पिरेशनल पंचायत जैसे गुड गवर्नेंस के जो इनिशिएटिव हैं, मैं समझता हूं कि हम पहले यूटी हैं पूरे देश में जिन्होंने ये काम शुरू किया है। हेल्थ के जितने 10 पैरामीटर्स नेशनल एवरेज से हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर स्पोर्ट्स में युवा को कैरियर प्रदान करने की बात, माई यूथ माई प्राइड, मेरा युवा मेरी शान, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था। और मुझे खुशी है कि 50 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने पिछले वर्ष स्पोर्ट्स की गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया है। और इस साल का लक्ष्य हमने रखा है कि 70 लाख लोग खेलों में हिस्सा लेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभारी हूँ जिनके कारण जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देश के किसी राज्य से बेहतर हम बना सके हैं। यह एस्पिरेशनल जम्मू कश्मीर का उदाहरण है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नया आकार देना चाहता है। और अमृत यात्रा में डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर राष्ट्र की प्रगति में सामर्थ्य एवं गति दोनों का महत्वपूर्ण योगदान हो, इसकी कोशिश करेंगे। अब बात समाप्त करूं, इसके पहले मैं प्रधानमंत्री जी के 5वें प्रण के संक्षेप में चर्चा करूंगा। नागरिकों का कर्तव्य। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें कर्तव्य पर ज़्यादा बल देना होगा। मैं समझता हूं समाज एवं शासन का कोई भी वर्ग कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। हर नागरिक अपने कर्तव्यों को निभाएगा। प्रशासन का हर व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों को निभाएगा तभी संकल्पों की सिद्धि हो सकेगी। और हमारे कर्म
सेल्फ सेंटर्ड नहीं होने चाहिए, बल्कि दूसरों की सेवा की धारणा, दूसरों की सहूलियत और समाज के सामूहिक विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ये होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये बड़ा आवश्यक है। संस्मरण बहुत है, समय कम है, और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है पंचप्रण की मूल आत्मा को अभी आपने सुना मंच से, जन जन में सर्वे भवन्तु सुखिनः की चेतना स्वर्णिम भारत का मार्ग प्रशस्त करे, इसके लिए आज हम सब संकल्पबद्ध हों। मैं जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति, इंदिरा गांधी कला केंद्र, हिंदुस्तान समाचार के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत ही सम्यक और समीचीन कार्यक्रम, और मैं कहूं कि प्रेरणास्पद कार्यक्रम जम्मू विश्वविद्यालय ने आयोजित किया है। जम्मू विश्वविद्यालय ने पिछले 1 वर्षों में जो इसकी विकास यात्रा है, कुलाधिपति होने के नाते मुझे निश्चित रूप से उस पर गर्व है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू संभाग के सामान्य नागरिक की जो अपेक्षाएं हैं उसे भी जम्मू विश्वविद्यालय जरूर पूरा करेगा। इन्हीं बातों के साथ अजय जी के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि वो जम्मू विश्वविद्यालय के निमंत्रण पर आए, अपनी व्यस्तता के बावजूद यहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जनों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अंत में 2 पंक्तियाँ कहते हुए कि जली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, जली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, मेरे ही पाँव के छालों ने कुछ नमी की है, मेरे ही पाँव के